नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वांटम सूक्तक। हमारा उद्देश्य है पुराणों से ढूंढकर भारत के प्राचीन ज्ञान, मंदिरों, स्मारकों और धरोहरों को विज्ञान के माध्यम से समझना और उस समझ को युवाओं तक पहुंचाना। हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी इन स्थलों को केवल आस्था से नहीं, बल्कि जिज्ञासा, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे। और इसी खोज में हमने भारत भर में ऐसे अनेक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों की यात्राएं भी की है। कई गुफाओं में रहने वाले साधु संतों से मिले हैं, उनसे चर्चाएं की है, ताकि सत्य को अनुभव कर सके, समझ सके और फिर उसे प्रमाण सहित दुनिया के सामने रख सके। इसी उद्देश्य से हमने अपनी खोजें पुस्तकों में लिपिबद्ध कर कुछ अनोखी पुस्तकों का निर्माण किया है, जिसमें रोचक अनसुनी कथाओं के माध्यम से आधुनिक विज्ञान, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और पुराणों और उपनिषदों के ज्ञान को आज की जीवन शैली में पिरोया गया है। इसमें अव्यक्त श्रृंखला 1 से 3, क्रॉनिकल्स ऑफ महाकाल, बाल विज्ञान, सनातन में क्वांटम फिजिक्स अनुवाद आदि पुस्तकें शामिल हैं। इन पर साई-फाई फिल्मों का निर्माण भी किया जाना है। इससे आजकल के युवा लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान से जुड़ भी सकेंगे। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब आप सुनेंगे भारत की प्रथम भौतिकी नॉवल ऑन थ्योरी ऑफ टाइम एंड कॉन्शियसनेस, क्रॉनिकल्स ऑफ महाकाल। लेखक अनुज श्रीवास्तव द्वारा रचित से कुछ अंश सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरक्षित हैं। इस वीडियो में प्रकाशित पुस्तक का कोई भी अंश या पुस्तक में प्रस्तुत लेखक की रिसर्च, लेखक की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित या उपयोग नहीं की जा सकती। चैप्टर 1, आर्यभट्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी। हानले लद्दाख की जमी हुई पहाड़ियों के बीच यह लैब ऐसे खड़ी थी जैसे धातु का कोई बीज बर्फ की रीढ़ में ढंसा हो। उसके ऊपर का आकाश काला नहीं था, वह परतों में बटा हुआ था, तारों पर तारे, समय पर समय। ऑब्जर्वेटरी के भीतर उस रात केवल एक दिमाग जाग रहा था, डॉक्टर रशिका आनंद, उम्र 29, क्वांटम फिजिक्स की वैज्ञानिक। उसका विशेष विषय था टेम्पोरल डेकोहेरेंस। जब समय के साथ किसी तरंग या क्वांटम सिस्टम की फेज वाली स्थिति बिगड़ जाती है तो उसे टेम्पोरल डेकोहेरेंस कहते हैं। वह ऐसी वैज्ञानिक थी जिसने नियति पर विश्वास करना छोड़ दिया था, क्योंकि समीकरण झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज रात कुछ बदल रहा था। अचानक एक तीखी बीप सन्नाटे को चीर गई। आवाज इतनी सटीक थी जैसे किसी ने चाकू से हवा को काट दिया हो। अर्शिका ठिठक गई। मॉनिटर पर जो दिख रहा था वह न सोलर रेडिएशन था, न सोलर विंड, न कोई साधारण शोर। वह था पीरियोडिक इंस्टेबिलिटी, जैसे समय खुद अपने खिलाफ कांप रहा हो। स्क्रीन पर एक साफ वेव फॉर्म उभरा, एक पूरा चक्र, 24,000 सेकंड। शिका ने मशीन फिर से कैलिब्रेट की। परिणाम वही, फिर वही, फिर वही। उसकी उंगलियां हल्का कांपने लगी। 24,000, उसने धीमे से कहा। यह रैंडम नहीं है। तभी एक पुरानी याद उसके मन में उभरी। विश्वविद्यालय का एक शांत गलियारा, शाम का समय। उसके प्रोफेसर ने उससे कहा था, अर्शियों को यह संख्या पता थी। प्रेसेशन केवल खगोल विज्ञान नहीं है, यह श्वास जैसा है। ब्रह्मांड हर 24,000 वर्षों में एक सांस लेता है। उस समय अर्शिका ने बस शिष्ट मुस्कान दी थी। आज रात वह मुस्कान गायब थी, क्योंकि जो ऑसिलेशन दिख रहा था वो बाहर से नहीं आ रहा था, वो यहीं हो रहा था, जैसे समय स्वयं इस स्थान पर कंपन कर रहा हो। तभी रेडियो रिसीवर में खड़खड़ाहट हुई। पहले केवल स्टैटिक, फिर उसके नीचे कुछ और परतों में दबा हुआ। वह सामान्य ध्वनि नहीं थी, जैसे आवाज बनने से पहले की भाषा हो। और फिर एक वाक्य उभरा, द लूप इज रिपीटिंग। रशिका पीछे हट गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? उसने कहा। अपनी पहचान बताइए। कोई उत्तर नहीं, लेकिन वेव फॉर्म गहरा होता गया। आवाज तेज नहीं हुई, पर जैसे अर्थ और गहरा हो गया। तभी पृष्ठभूमि में कुछ बदलने लगा। ऋषिका ने उसे समझने से पहले महसूस किया। ऑब्जर्वेटरी लैब में एयर कंडीशनिंग मशीन अपनी स्थिर धीमी आवाज में चल रही थी। तापमान, दबाव और कणों की संख्या सब बहुत सटीक सीमा में रखे जाते थे। ये वे आंकड़े थे जिन पर आशिका को पूरा भरोसा था। वे बिना कारण कभी नहीं बदलते। लेकिन तभी उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। सीने में अचानक एक तीखी लहर उठी, जैसे प्रयोगशाला का कोई अलार्म उसके भीतर बज उठा हो। उसकी आंखें तुरंत मॉनिटर पर गईं। दबाव थोड़ा गिरा था, बहुत कम पर स्पष्ट। तापमान 1 अंश से भी कम बदल गया था।
इतना कम कि कोई तूफान मशीन की खराबी या सौर गतिविधि ऐसा नहीं कर सकती थी। पार्टिकल काउंटर अचानक ऊपर गया, फिर रुक गया, जैसे कोई अदृश्य चीज कमरे से गुजरी हो और क्षेत्र को छूकर निकल गई हो। यह संभव नहीं है, ऋषिका फुसफुसाई। उसने तुरंत दूसरे सेंसर जांचे। सभी ने वही परिणाम दिखाया। पर्यावरण बदल रहा था। उसे लगा जैसे कोई कमरे की सीमाओं को बाहर से दबा रहा हो। तभी उसके सिर के भीतर दबाव की एक लहर उठी। दर्द नहीं था, पर जैसे कोई अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ विचार उसके मन को छूकर गुजरे, ऐसे विचार जो उसके अपने नहीं थे, जैसे बिना भाषा के विचार, बिना शब्द के इरादा। अचानक उसे समझ आया, कोई कमरे में प्रवेश नहीं कर रहा था, कोई उसके मन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांस तेज हो गई। कमरे की लाइट एक पल के लिए मंद हुई, फिर स्थिर हो गई। मशीनों की आवाज लंबी खींचने लगी, जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। और तभी उसने उसे देखा। दूर उपकरणों के पास एक आदमी खड़ा था। साधारण केसरिया वस्त्र, स्टील और मशीनों के बीच वह बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसकी उपस्थिति कमरे के स्थान को हल्का मोड़ रही थी। हिंसक नहीं, पर निश्चित रूप से, जैसे गुरुत्वाकर्षण किसी केंद्र को चुन ले। उसका चेहरा शांत था। वह लैब को नहीं देख रहा था, वह हर्षिका को देख रहा था। आंखों से नहीं, जागरूकता से। आशिका बोलना चाहती थी, पर उसकी जीभ हिल नहीं पाई। सिर के भीतर दबाव अपने चरम पर पहुंच गया। उसके विचार बिखरने लगे। मॉनिटर धुंधले हो गए, संख्याएं रोशनी में बदल गईं। आखिरी चीज जो उसने देखी, पार्टिकल काउंटर की सभी रीडिंग अचानक शून्य हो गई, एक असंभव क्षण के लिए। और तभी उसके मन में एक भयावह समझ उभरी, जैसे कोई सीधे विचार उसके भीतर डाल रहा हो। यह कोई प्रसारण नहीं था, यह एक सिंक्रोनाइजेशन पिंग था। वही संकेत जो क्वांटम सिस्टम फेज अलाइनमेंट से पहले भेजते हैं, कोलैप्स से पहले। जब कलयुग अपने अंत के पास आता है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कमजोर हो जाती है, इच्छाएं बिखर जाती है। ऐसी स्थिति में हाई कोहेरेंस, लो एंट्रोपी टाइमलाइन कमजोर पड़ जाती है। फिर बड़े हाई एंट्रोपी इवेंट्स जैसे युद्ध, पर्यावरण का पतन और तेज तकनीकी बदलाव व्यवस्था को तोड़ देते हैं। जब वास्तविकता को पूरी स्पष्टता से नहीं देखा जाता, तो वह एक रास्ते पर स्थिर नहीं होती। कई संभावित टाइमलाइंस एक साथ मौजूद रहती हैं और धीरे धीरे वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं। रशिका ने इसे अब महसूस किया, केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि दबाव के रूप में, दोहराव के रूप में। जब कई टाइमलाइंस साथ रहती हैं, तो कोई भी पूरी तरह वास्तविक नहीं बनती। घटनाएं पूरी नहीं हो पाती। वही परिस्थितियां बार बार लौटती हैं, हर बार थोड़े बदलाव के साथ। इसी अनुभव को लोग टाइम लूप कहते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक संधिकाल एक स्थिर टाइमलाइन को चुनने के लिए मजबूर न कर दे। अर्शिका अभी यह नहीं जानती थी कि ऐसा संकेत केवल तब प्रकट होता है जब युग लूप अस्थिर हो जाता है। यह तब सक्रिय होता है जब संभावनाओं का विशाल वृक्ष धीरे धीरे एक अनिवार्य परिणाम की ओर सिमटने लगता है। चैप्टर 2। जब देवता मैथमेटिकल फंक्शन बन गए, पृष्ठभूमि में 3 नियम जाग उठे थे। देवताओं की तरह नहीं, किसी कथा की तरह नहीं, बल्कि समय में चलने वाले फंक्शंस की तरह। अर्शिका को अचानक समझ आया, समय कभी केवल पृष्ठभूमि नहीं था। प्राचीन हिंदू विचार ने उसे काल कहा था, एक जीवित सिद्धांत जो तय करता है कि क्या अस्तित्व में रह सकता है। घटनाएं केवल समय के भीतर नहीं होती, समय स्वयं उन्हें छांटता है। कुछ को रहने देता है, कुछ को बिना शोर के मिटा देता है। कभी उसने इसे रूपक समझा था, आज यह प्रतीक नहीं लग रहा था। आधुनिक फिजिक्स भी दूसरी राह से इसी निष्कर्ष तक पहुंची थी। क्वांटम डिकोहेरेंस बताती है कि कई संभावित परिणाम साथ साथ मौजूद रहते हैं, लेकिन केवल वही परिणाम स्थिर होकर अलग होते हैं जिनमें अव्यवस्था कम होती है। बाकी धीरे धीरे कोहेरेंस खो देते हैं और वास्तविकता से बाहर हो जाते हैं। वास्तविकता इच्छा से नहीं बचती, वह इसलिए बचती है क्योंकि वह टिक सकती है। अर्शिका के भीतर हल्की बेचैनी उठी। अगर केवल स्थिरता ही तय करती है कि क्या वास्तविक बनेगा, तो अर्थ हमेशा बाद में आता होगा। तभी उसकी दादी की आवाज स्मृति में उभरी। समय दयालु नहीं होता अर्शिक, वह शाम को दीपक जलाते हुए कहती थी। समय सटीक होता है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महाकाली को क्रोधी विनाशक नहीं कहा गया,
उन्हें समय की शक्ति खा गया। वह तब प्रकट होती है जब संचय बहुत अधिक हो जाता है, जब संरचना टिक नहीं पाती। उनका उद्देश्य विनाश नहीं, सुधार होता है। बचपन में राशिका काली से डरती थी। दादी मुस्कुरा देती थी। काली काटती है, दादी ने कहा था, केवल उसे ही जो पहले से टूट रहा हो। अब आर्शिका समझ रही थी, काली दुनिया समाप्त नहीं करती, वह केवल वही हटाती है जो अब टिक नहीं सकता। भौतिक भाषा में कहें तो काली एंट्रोपी ग्रेडियंट की तरह काम करती है। वह उच्च एंट्रोपी को हटाती है और टाइमलाइंस को कोलैप्स कर देती है, ताकि केवल कोहेरेंट रास्ते ही वास्तविकता बने। यह विचार आते ही आर्शिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर काली इसी तरह काम करती थी तो दया या क्रूरता कभी सवाल ही नहीं थे, केवल स्टेबिलिटी मायने रखती थी। फिर भी जब अनस्टेबल पॉसिबिलिटीज हटा दी जाती थी, तब भी रियलिटी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती थी। कभी कभी ऐसे क्षण आते थे जब एक से ज्यादा कोहेरेंट टाइमलाइन एक ही समय पर मौजूद होती थी और वे आपस में सहमत नहीं होती थी। ऐसा तब होता था जब रियलिटी को एक ही परिणाम चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। बहुत छोटे स्केल्स पर यूनिवर्स तुरंत निर्णय नहीं लेता। कई आउटकम्स एक साथ जीवित रहते हैं। आमतौर पर ऑब्जर्वेशन, इंटरैक्शन या बढ़ती हुई एंट्रोपी सिस्टम को किसी एक स्थिति में स्थिर कर देती है। लेकिन कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में, जब ऑब्जर्वेशन या कॉन्शियसनेस कमजोर होती है और कई प्रोसेसेस आपस में जुड़े रहते हैं, तब अलग अलग संभावित हिस्टोरीज जरूरत से ज्यादा समय तक कोहेरेंट बनी रहती है। और आशिका ने अपने चारों ओर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनते हुए महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो गई हैं। यह फेलियर नहीं था, यह हेजिटेशन था, जैसे रियलिटी फैसला लेने में बहुत देर कर रही हो। जब ऐसा होता था, तब एक से ज्यादा स्टेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक ही स्पेस और टाइम को साझा करते थे। वे रियलिटी को अलग अलग दिशाओं में खींचते थे। यह ओवरलैप अराजकता नहीं था, यह एक अस्थायी अनसर्टेनिटी थी, चुनाव से पहले का एक ठहराव। उसकी दादी ने एक और कहानी सुनाई थी, वह भी धीरे से। चौराहों पर, उन्होंने कहा था, हमेशा कोई पहरा देता है। फिजिक्स में टकराती हुई टाइमलाइंस की समस्या को नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल से समझाया जाता है। अगर टाइम मुड़ भी जाए या लूप बना ले, तब भी केवल वही हिस्ट्रीज हो सकती है जो अंदर से पूरी तरह कंसिस्टेंट हो। जो भी घटना पैराडॉक्स बनाती है, वह हो ही नहीं सकती। रियलिटी उसे ताकत से नहीं रोकती, बल्कि नियम से रोकती है। यूनिवर्स केवल वही होने देता है जो खुद से विरोध न करे। हिंदू परंपरा में उसी नियम को काल भैरव कहा गया है। उन्हें दुनिया नष्ट करने वाला नहीं बताया गया, बल्कि टाइम के चौराहों का रक्षक कहा गया है। जहां रास्ते मिलते हैं, जहां सीक्वेंसेस अपने ही कारणों को मिटाने लगते हैं, वहां वह उस चीज को हटा देते हैं जो आगे जारी नहीं रह सकती। उनका काम बिल्कुल सटीक होता है। वे सजा नहीं देते, वे केवल सुधार करते हैं। और उन सब के परे खड़े हैं महाकाल, महान समय। वे किसी क्रिया का हिस्सा नहीं, वे साक्षी हैं। जैसे फिजिक्स में कोई बाहरी रेफरेंस फ्रेम जो सभी संभावित टाइमलाइंस को देख सकता है, पर किसी को कोलैप्स नहीं करता। बचपन में आर्शिका ने पूछा था कि काली ज्यादा शक्तिशाली है या महाकाल। उसकी दादी हल्के से हंसी और बोली, यहां स्ट्रेंथ सही शब्द नहीं है। एक काम करता है, एक सुधार करता है और एक केवल देखता है। समय एक साथ क्रिया भी है, नियम भी और साक्षी भी। इधर युग परिवर्तन के लिए कोई और भी सक्रिय है। ऊंचे हिमालय में आज भी साधु अपने यज्ञ अग्नि के चारों ओर बैठते हैं। उनके मार्गदर्शक हैं महाअवतार बाबा, जिन्हें अलग अलग युगों में अलग नामों से जाना गया। पहले संतों की भूमिका स्पष्ट थी। वे ऑब्जर्वर की तरह काम करते थे। अग्नि के सामने बैठकर मंत्र जपकर और ध्यान से वे नाजुक प्रणालियों में ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट जोड़ते थे। फिजिक्स की भाषा में ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट टीके को धीमा कर देता है। उपनिषद इसे कहते हैं साक्षी भाव। देखना ही स्थिर करना है। लेकिन अब कुछ बदल गया था। अग्नि वही थी, पर इरादा अब बदल गया था। अब वह प्रतिरोध नहीं था, वह अनुमति थी। ऋषियों को समझ आ गया था, हर विनाश अराजकता नहीं होता। जब एंट्रोपी सीमा पार कर जाती है, तो व्यवस्था को जबरदस्ती बनाए रखना केवल बड़ा पतन लाता है। महाअवतार ने उन्हें यही समझाया। कुछ टाइम लाइंस अब बचाई नहीं जा सकती थी, इसलिए यज्ञ का उद्देश्य बदल गया।
अब वह अंत से लड़ नहीं रहा था, वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि अंत सही ढंग से हो। अग्नि प्रतिरोध नहीं कर रही थी, वह साक्षी थी ताकि पतन साफ रहे। अर्शिका की आंखों में आंसू आ गए, डर से नहीं, पहचान से। उसकी दादी ने उसे इसके लिए तैयार किया था, समीकरणों से नहीं, कहानियों से। यह ब्रह्मांडीय स्तर का वैराग्य था। संत किसी रूप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे केवल यह सुनिश्चित कर रहे थे कि जो समाप्त हो वह बिना अवशेष के समाप्त हो। महाअवतार के मौन मार्गदर्शन में आवश्यक विनाश को अनुमति दी जा रही थी, ताकि जो बचे वह बिना विकृति के फिर जन्म ले सके। किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और स्मृति और वर्तमान के बीच कहीं अर्शिका समझ गई। अनुमति दी जा चुकी थी। तभी एक तेज अलार्म बज उठा। अर्शिका हाफते हुए जैसे गहरी नींद से जागी। घड़ी की ओर देखा, सुबह 5:02। उसे याद था यही अलार्म रात में भी बजा था, लेकिन अब सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पूरी रात गुजर चुकी थी और वह पूरे समय वहीं पड़ी रही थी, सांस लेती हुई पर अचेत। अब वह खिड़की से बाहर उगती सुबह को देख रही थी। कुछ उसके भीतर बदल चुका था। जो हुआ था वह सपना नहीं था और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चैप्टर 3। वह सन्यासी जो भौतिकी जानता था। ऑब्जर्वेटरी के बाहर बर्फ चमक रही थी, जैसे कांच का चूर्ण फैला हो। अर्शिका बाहर आई। रात की घटना अभी भी उसके भीतर भारी थी। तभी उसने देखा कोई उसकी ओर चलकर आ रहा था। आगे जानने के लिए PR है। क्रॉनिकल्स ऑफ महाकाल जल्द आ रहा है अमेज़न पर। यह किताब सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, यह विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच एक पुल है। क्वांटम फिजिक्स, स्पेस टाइम और भूले हुए ज्ञान के बीच का पुल। और यह किताब मॉडर्न फिजिक्स में बताए गए सिद्धांतों और विचारों से प्रेरित है। अगर आपने कभी सोचा है कि समय वास्तव में क्या है और क्या रियलिटी हमेशा एक ही रास्ते पर चलती है, तो यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी फिक्शन ही वह तरीका होता है जिससे हम उन सच्चाइयों की बात कर सकते हैं जिन्हें विज्ञान अभी पूरी तरह समझा नहीं पाया है। अगर आपको यह कथा पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए